हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन हिंदी है समाकलन। तो आज आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसका जो डिफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले क्या चीज़ सीखा? तो डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस तरह से निकालते थे, ये हमने अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब उसी का रिवर्स प्रोसेस देखिए, क्या है इसका डिफिनेशन? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आपने डिफरेंशिएशन में सीखा, जो आपने आंसर निकाला, उसी आंसर का क्या करना है? रिवर्स करना है, उल्टा करना है। तो जब हम डिफरेंशिएशन का रिवर्स करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन का जब हम उल्टा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेशन। मतलब हम लोग किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव करते थे, तो डेरिवेटिव करने पर जो आंसर आया, उस आंसर का अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर हमको फिर से क्या मिलेगा? वही फंक्शन मिलेगा जिसका कि हम डेरिवेटिव करते थे। तो अब इसमें समझ गए कि हम लोग को इंटीग्रेशन में क्या करना है? डेरिवेटिव का मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस करना है। तो अब इसमें एक वर्ड आ रहा है आपका, रिवर्स प्रोसेस। इसको आप अच्छी तरह से समझ जाइए। रिवर्स प्रोसेस को ही हम यहाँ पे कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज। जो वहाँ हम अवकलज करते थे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? प्रति अवकलज करेंगे। इसीलिए तो इसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस। अवकलज का उल्टा क्या हो गया? प्रति अवकलज। तो वहाँ हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? किसी फंक्शन का अवकलज करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रति अवकलज करेंगे। इंटीग्रेशन में उल्टा करेंगे। प्रति अवकलज क्या हुआ? अवकलज का उल्टा। तो अब एंटी डेरिवेटिव हम लोगों को इंटीग्रेशन में करना है। अब इसी एंटी डेरिवेटिव को और एक नाम जान जाइए आप, प्रिमिटिव। क्या करते हैं हम लोग? प्रिमिटिव करते हैं, मतलब पूवर्ग करते हैं। हिंदी हो गया इसका पूवर्ग। आपको इससे नाम से क्लियर पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बारे में ये जानिए, प्रिमिटिव किसको कहा जा रहा है? तो एंटी डेरिवेटिव को। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का ही मतलब हो गया प्रिमिटिव। मतलब हम लोग क्या करेंगे? किसी भी फंक्शन का हम जो अवकलज करते थे, डेरिवेटिव जो करते थे, उसी का हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, जिसको कि हम कहते हैं प्रति अवकलज। और ये प्रति अवकलज किसके अंतर्गत हम करेंगे? इंटीग्रेशन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसी का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। समझ गए होंगे आप लोग। तो रिवर्स प्रोसेस को ही हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का कंक्लूजन ये निकला कि हमने जो डेरिवेटिव सीखा था, अब उस डेरिवेटिव से का हम क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे, मतलब प्रति अवकलज करेंगे। तो प्रति अवकलज करने पर हमको जो है फिर से वही फंक्शन मिलेगा जिसका कि हम डेरिवेटिव करते थे। तो अब चले आइए कि इस इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन फिर आपको गिवन होगा, उस फंक्शन को क्या कहा जाता है जिसका कि हम इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं? आप समझिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये क्या है? प्रोसेस है। ये क्या है आपका? प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या है आपका? रिवर्स प्रोसेस है। प्रोसेस तो है ही, कैसा प्रोसेस है? तो रिवर्स प्रोसेस है। किसका? तो डिफरेंशिएशन का। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो इस तरह से इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक प्रोसेस है, या डिफरेंशिएशन भी आप कह सकते हैं क्या है? एक प्रोसेस है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी गिवन फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, मतलब
समाकलन करने के लिए जाते हैं तो उस फंक्शन को कहा जाता है इंटीग्रैंड। क्या कहते हैं हम लोग उस फंक्शन को? इंटीग्रैंड, समाकल कहते हैं। और उसके साथ जो ऑपरेटर एक dx होता है, यदि फंक्शन में x है, यहाँ फंक्शन में समझ जाइए थोड़ा बढ़िया से कि यहाँ फंक्शन में यदि आपका क्या हो, x हो, तो ये जो ऑपरेटर होगा वो हो जाएगा dx। अगर यहाँ पर फंक्शन में y हो तो dy हो जाएगा, ऑपरेटर क्या हो जाएगा तब? dy। और इस ऑपरेटर को आप कहते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस dx को क्या कहा जाता है? एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या नहीं तो डिफरेंशियल ऑफ x। डिफरेंशियल ऑफ x। अगर आप का फंक्शन में y है तो ऑपरेटर होगा dy, और आप उसको रीड कीजिएगा डिफरेंशियल ऑफ y। कहने का मतलब फंक्शन में जो वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑपरेटर चलेगा। ऑपरेटर dx अगर है तो हम समझ जाएंगे फंक्शन में x होगा। अगर t है फंक्शन में, जैसे कि sin t, और इस sin t आपका क्या है? इंटीग्रैंड है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे? sin t है, वेरिएबल क्या है? t, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटर dt। क्या लिखेंगे? dt होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि इस इंटीग्रैंड के साथ जो एलिमेंट चलेगा या जो ऑपरेटर होगा या डिफरेंशियल ऑफ जो होगा वो उसका वेरिएबल होगा। अगर फंक्शन में x है तो यहाँ x होगा, y है तो dy होगा, t है फंक्शन में तो dt होगा। समझ गए आप लोग? अब यदि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उस फंक्शन का? तो उस फंक्शन के माथे पर, उस फंक्शन के ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग? एक इस तरह का साइन लगाते हैं, इस तरह का साइन लगाते हैं। इस साइन का नाम है, क्या नाम दिए हैं? इंटीग्रल साइन। इस साइन को क्या पढ़ा जाता है? इंटीग्रल साइन। तो हम जब इस फंक्शन f(x) का और उस फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे, मतलब इंटीग्रैंड का जब हम इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे, तो उसके ऊपर या आगे हम क्या करेंगे? एक साइन लगाएंगे। किसका? क्योंकि हम इंटीग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, तब तो पता चलेगा ना। तो इसके लिए हम इस साइन का यूज करेंगे और वो साइन इसके आगे इस तरह से लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ f(x), इंटीग्रल ऑफ f(x). और f(x) पढ़े तो ऑपरेटर क्या आएगा इसका? dx। अगर इंटीग्रल ऑफ fy पढ़ें, fy गिवन हो, फंक्शन में y हो, तो क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल ऑफ fy इंटू dy। dx ना होके क्या हो जाएगा? फंक्शन के अकॉर्डिंग dy। ये आप समझ गए इस तरह से। अब इस फंक्शन का इसके ऊपर ये जो साइन लगा है, अब हम समझ रहे हैं कि इस फंक्शन का हमको क्या करना है? तो इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन करना है तो हमें आंसर तो आएगा। जब हम उसका इंटीग्रेशन प्रोसेस के मेथड से करने के लिए जाएंगे, ये जो इंटीग्रेशन है एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? लास्ट में एक आंसर प्राप्त होता है। उस आंसर को कहा जाता है, सपोज दैट वो आंसर मेरा है px। वो आंसर क्या है? कहने का मतलब f(x) का जब हम इंटीग्रेशन किए तो हमें एक आंसर मिला। वो आंसर है आपका यदि px, तो उस px का नाम दिया गया है इंटीग्रल। उस px को हम क्या रीड करेंगे? इंटीग्रल समाकल। समझ गए होंगे आप लोग कि इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के मेथड से जब हम किसी फंक्शन का, कहने का मतलब इंटीग्रैंड का, जब हम इंटीग्रेशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें जो एक आंसर प्राप्त होता है उस आंसर को कहा जाता है इंटीग्रल। क्लियर हो गया होगा? अब उसके साथ एक है +c। अब ये +c क्या है आपको थोड़ा समझना होगा कि +c क्या है। तो +c क्या है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का ये अचर पद है। और ये कैसे आता है सी, क्यों आता है, इसका रीज़न हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि ये प्लस सी क्यों आ रहा है। और दूसरी बात, हम लोग इंटीग्रेशन, आपका जो 12 का जो सिलेबस है उसमें आपको 2 टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ने हैं। एक है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले इंडिफिनिट सीखेंगे, तब जाकर डिफिनिट सीखेंगे। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम कैसे समझेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन इंडिफिनिट का है, ये क्वेश्चन डिफिनिट का है, इसको थोड़ा सा समझ जाइए, तब हम आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। तो अब जैसे कि सबसे पहले इंडिफिनिट समझिए। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक है आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में फिर वही फंक्शन एफ एक्स, डिफिनिट में भी एक फंक्शन एफ एक्स। अगर फंक्शन में x है तो ऑपरेटर आपका dx, यहाँ भी ऑपरेटर डिफिनिट में आपका dx ही चलेगा। और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो इसके आगे आप इंटीग्रल का साइन लगाइएगा। ये भी डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसके आगे भी आप क्या लगाइएगा, इंटीग्रेशन लगाइएगा। तो यहाँ तक आप क्या देख रहे हैं, दोनों में सेम है। अब थोड़ा सा अंतर क्या होगा, जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो इसी तरह रहेगा आप, लेकिन यदि डिफिनिट का क्वेश्चन होगा तो आपको यहाँ पर सपोज दैट कोई ए कांस्टेंट और यहाँ पर कुछ b इस तरह से लिखा हो तो इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहा जाता है अपर लिमिट। तो जब नीचे लोअर लिमिट हो और ऊपर आपका क्या हो, अपर लिमिट हो, तो इस तरह से यदि गिवन हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो हम कहेंगे ये डिफिनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको डिफिनिट में क्या मिलने वाला है, उसी तरह मिलेगा, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपका गिवन होगा। लेकिन इसमें आपके नीचे ऊपर अपर और लोअर ऐसा कुछ मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट इसमें नहीं रहेगा, तो हम समझ जाएंगे ये इंडिफिनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंडिफिनिट में जो हमारा आंसर निकला जैसे px और इसमें भी सपोज दैट निकला px या gx, कुछ अलग कर दीजिए gx, तो हम लोग इंडिफिनिट में जो आंसर निकलता है उस आंसर के बाद हमें ऐड करना है प्लस सी। क्या ऐड करेंगे, इंडिफिनिट में प्लस सी ऐड करते हैं, लेकिन डिफिनिट में हम प्लस सी माइनस सी ऐड नहीं करते हैं, कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं। वो क्योंकि वो किसका क्वेश्चन है, डिफिनिट का। तो डिफिनिट का क्वेश्चन है इसलिए उसमें डिफिनिट आंसर आएगा, निश्चित एक आंसर आएगा। लेकिन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन में आपका क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस सी। और ये प्लस सी का रीज़न क्या है, कहाँ से ये प्लस सी आ रहा है, ये हम अभी आपको समझाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स के मेथड से। तो अब आप चले आइए, आप अंतर समझ गए कि इंडिफिनिट में हमें अपर एंड लोअर लिमिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन डिफिनिट में ऊपर अपर एंड लोअर मिलेगा। तो इस तरह से दोनों का अंतर आप समझ गए कि ये इंडिफिनिट का क्वेश्चन होगा, ये डिफिनिट का क्वेश्चन होगा। इंडिफिनिट में हमेशा हमें प्लस सी ऐड करना है, लेकिन डिफिनिट में हम प्लस सी ऐड नहीं करेंगे। प्लस सी क्या है, तो कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कहाँ से आया ये सारा जानकारी हम अभी आपको देते हैं। तो ध्यानपूर्वक अब आप देखिए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के
अंतर्गत हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं y इक्वल टू 5x² + 3। सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं लिया y इक्वल टू 5x² + 3। तो अब इसका सबसे पहले हम आपको क्या दिखलाते हैं, डेरिवेटिव, जो आपने सीख कर आया है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x आप ये लिखते थे, और डेरिवेटिव करते थे y का, तो क्या लगाते थे, dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx लिखते थे, इक्वल टू 5 कांस्टेंट आगे लाते थे और d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 3। तो अब 5x² का डेरिवेटिव पावर आगे आता था और एक पावर घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, अब प्लस अकेला 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लिखते थे 0। तो इस तरह से आ गया 5 × 2 = 10x। ये आपका क्या निकला, dy/dx। अब हम जो डेरिवेटिव किए तो dy/dx इक्वल टू क्या आया, 10x। अब यदि हम इस आंसर का क्या करें, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो आपने कर दिया इस फंक्शन का, आया आपका 10x। अब इस 10x का क्या करेंगे हम लोग, एंटी डेरिवेटिव। तो जब हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे, कहने का मतलब इंटीग्रेशन, उसी को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव को, प्रिमिटिव को इंटीग्रेशन या रिवर्स प्रोसेस, या इसी का रिवर्स प्रोसेस या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव जब हम करने के लिए जाएंगे या इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे, तो हमें फिर से क्या मिलना चाहिए, वही फंक्शन मिलना चाहिए जिसका कि आपने डेरिवेटिव किया है। तो चलिए हम आपको अब इसका एंटी डेरिवेटिव सिखलाते हैं, जो कि कहलाता है इंटीग्रेशन। तो अब आप यहाँ से आगे बढ़िए, तो dy आप रहने दीजिए और जो dx है उसको उस साइड में भेजिए, तो क्या होगा, 10x × dx होगा। और इसका एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग हुआ कि आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए आप क्या लगाइएगा इसमें, इंटीग्रल साइन, तब न पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब जैसे ही ये साइन लग गया तो इसका मतलब है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो अब आगे कीजिए, आपका इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1, dy के साथ क्या लगा हुआ है, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है y। अब कैसे होता है, तो ये हम आपको आगे सिखाएंगे, जब हम कुछ फार्मूला वगैरह लेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप ये जानिए कि 1 का इंटीग्रेशन होता है, अगर आपका ऑपरेटर y है तो होगा y, अगर यहाँ dx होता या dt होता तो हम लिखते t, ठीक है। तो अब इसमें y हो गया इक्वल टू 10x। तो 10x में जैसे कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट टर्म आगे लेते थे, उसी तरह से 10 को हम क्या करेंगे, आगे लेंगे और होगा x dx। तो y इक्वल टू 10। अब ऑपरेटर आपका dx है तो फंक्शन भी आपका क्या है, x ही है। हम आपको समझाए थे कि यहाँ जो इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो इंटीग्रैंड का जो वेरिएबल होगा, इंटीग्रैंड का वेरिएबल x है, तो आपका ऑपरेटर का भी क्या होना चाहिए, x। तो dx मिल रहा है, ठीक ठाक है। तो चलिए, तो अब आप जो है 10 आगे किए और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी ये तो आपको कुछ पता नहीं है क्योंकि हमने तो आपको सिखाया ही नहीं है। तो अभी आप ये जानिए कि x का इंटीग्रेशन होता है x² / 2। अब ये कैसे होता है, ये थोड़ी देर के लिए आप शांत रहिए, हम आपको सब कुछ बारी बारी से एक एक करके सिखाएंगे। जब हम फार्मूला में जाएंगे तो एक एक टर्म को आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वो आपको पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अभी आप ये जानिए कि x का इंटीग्रेशन होता है x² / 2। कर दिए हम आपको केवल अभी रिवर्स प्रोसेस सिखा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। रिवर्स प्रोसेस क्या है, सी कहाँ से आ रहा है, ये आपके साथ हम आपको बतला रहे हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ सिखा देंगे। तो 2
10 को कैंसिल करेगा तो हो गया 5, तो y इक्वल टू क्या निकला 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर तो आ गया, लेकिन क्या आपका +3 आ रहा है? तो आप कहिएगा सर +3 तो नहीं आया। तो एंटी डेरिवेटिव कैसा हुआ? एंटी डेरिवेटिव का मतलब जो आप कह रहे थे कि सेम टू सेम वो फंक्शन आ जाएगा, वो तो फंक्शन आया ही नहीं, आपका आधा अधूरा आ गया, 5x स्क्वायर तक ही आया, +3 कहाँ आया। हम एक क्वेश्चन और आपसे लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करते हैं, जैसे कि y इक्वल टू 5x स्क्वायर, y इक्वल टू केवल इस बार हम ले रहे हैं y इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 आगे आएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं आप 2x, तो हो गया आपका 10x। डेरिवेटिव क्या आया 10x। उसी तरह से जब आप 10x आया तो dy रखिए, dy इक्वल टू 10x और dx को उधर भेजिए, तो 10x dx, 10x dx। अब हम इसका एंटी डेरिवेटिव यहाँ से करने जा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल साइन दोनों ओर लगाए, तो 1 dy का आप जान रहे हैं, 1 dy का क्या होता है इंटीग्रेशन y। अभी प्रोसेस नहीं बताया है कैसे आया, ये जानिए कि होता है y इक्वल टू 10 आगे करेंगे और x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में क्या होगा x स्क्वायर बाई 2। तो 2 5 जा 10, तो आपका आंसर क्या आया 5x स्क्वायर। y इक्वल टू आया, y इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, एंटी डेरिवेटिव करने के बाद हमको क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव वाला फंक्शन मिलना चाहिए। तो y इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो देखिए आपका y इक्वल टू 5x स्क्वायर मिल गया है। तो अब आपको क्या है, क्या देखें कि अगर y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3 लिए तब भी मेरा जो आंसर आ रहा है आया y इक्वल टू 5x स्क्वायर, लेकिन यदि हम +3 नहीं भी लेते हैं तब भी मेरा आंसर क्या आता है y इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो इस तरह से कंक्लूजन ये निकला कि जब हम एंटी डेरिवेटिव किए तो मेरा कांस्टेंट टर्म क्या था, वो चीज़ हमको कैसे पता चलेगा। कहने का मतलब y इक्वल टू यहाँ जब हम इंटीग्रेशन किए तो इंटीग्रेशन पर मेरा जो आंसर आया फंक्शन का y का y, 5x स्क्वायर का 5x स्क्वायर प्लस 3, इसमें +3 ऐड है तब भी आंसर आ रहा है 5x स्क्वायर, इसमें +3 ऐड नहीं है, कहने का मतलब +0 कह सकते हैं, तो तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 5x स्क्वायर। +3 ऐड नहीं है फिर भी आंसर क्या आया 5x स्क्वायर। तो इसलिए कांस्टेंट जुटा हुआ है कि कांस्टेंट जुटा हुआ नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं। मान लीजिए अभी तो हम आपको ये क्वेश्चन लेते हुए डेरिवेटिव किए और डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन किए, तभी ना आपको दिखाई दे रहा है +3। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते यहीं से 10x dx का, तो 10x dx का इंटीग्रेशन अगर आप डायरेक्ट करते तो आपका आता 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर के साथ यहाँ फंक्शन में कांस्टेंट जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ है, जैसे कि इसमें भी 5x स्क्वायर आया तो इसमें क्या है कांस्टेंट जुटा हुआ नहीं है, यहाँ पर भी आंसर आया 5x स्क्वायर लेकिन इसमें कांस्टेंट जुटा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो हम आपको लेके दिखला रहे हैं ना, तो ये लेके दिखला रहे हैं तो आपको दिखाई दिया कि +3 ऐड है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐड नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके आंसर में कांस्टेंट ऐड है कि नहीं पूर्व के क्वेश्चन में, जिसका कि आप डेरिवेटिव किए और उसका एंटी डेरिवेटिव जब निकाल रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट ऐड है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर है ऐड, यहाँ नहीं है, लेकिन आंसर सेम है, इसीलिए उस कांस्टेंट के बदले में ध्यान दीजिएगा, इस कांस्टेंट के बदले में ही हम लोग लिखते हैं +c। समझ गए होंगे आप लोग कि एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद
इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो हम आपको कह रहे थे समझाएंगे प्लस सी क्यों आया, तो इसलिए आता है प्लस सी क्योंकि मेरे आंसर में, कहने का मतलब पहले वाला जो फंक्शन है उसमें कांस्टेंट जुटा हुआ है कि जुटा हुआ नहीं है, कि घटा हुआ है या घटा हुआ नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए उनके बदले में आता है, इस कांस्टेंट के बदले में आता है प्लस सी। हो सकता है कुछ जुटा हो या कुछ जुटा हुआ ना हो, इसलिए हम लोग क्या डाल देते हैं, इंडिफिनिट है इसीलिए तो इसको नाम दिया गया इंडिफिनिट, अनिश्चित, है ना। कि मेरा जो पूर्व का फंक्शन था वो क्या था, उसमें क्या ऐड था कांस्टेंट, ये पता नहीं है, ये अनिश्चित है, इसीलिए इस इंटीग्रेशन का नाम दिया गया है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। और उसी कांस्टेंट के बदले में जुटा है कि जुटा नहीं है, इसी इंडिफिनिट के कारण और निश्चितता के कारण हम उसमें प्लस सी ऐड करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि हम लोग अब प्लस सी किसी भी आंसर में ऐड क्यों करते हैं। तो अब आप इंडिफिनिट का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो अब आप क्या कीजिएगा, उसमें प्लस सी ऐड कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, तो आपका सारा रीजन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि फंक्शन में कांस्टेंट अगर हो सकता है जुटा हो या कांस्टेंट जुटा हुआ ना हो, दोनों ही कंडीशन में मेरा आंसर तो सेम आ रहा है। यदि जुटा हुआ होगा तो कुछ होगा या नहीं जुटा होगा तो 0 होगा, इसलिए हम लिखते हैं प्लस सी। ठीक है, तो अब आपका इंटीग्रेशन का, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें अब आंसर में क्या ऐड कीजिएगा, प्लस सी। अब चले आइए, तो अब आप प्लस सी का करने का रीज़न जान गए कि वो कांस्टेंट के बदले में लगाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो साइन x का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos x। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव हो गया यहाँ तक। अब हम आपको क्या सिखा रहे हैं अभी, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव के लिए dx को उधर भेज दीजिए, तो cos x dx और ये हो गया dy। तो जब एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे। अब 1 इसके साथ है, 1 dy का मतलब 1 का इंटीग्रेशन आपको क्या हो गया, ऑपरेटर अगर dy है तो y हो जाएगा, इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन अभी आप जानिए कि होता है साइन x, साइन x। और ये इंडिफिनिट का क्वेश्चन है तो इसलिए अब हम क्या लगाएंगे, प्लस सी। तो ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए y का y इक्वल टू साइन x का साइन x, प्लस सी आपका हो सकता है इसमें कुछ ऐड हो या कुछ ऐड नहीं हो। जैसे अभी कुछ नहीं ऐड है, मान लीजिए हम +4 इसमें ऐड कर देंगे, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। क्यों, क्योंकि +4 का जब फिर डेरिवेटिव कीजिएगा तो वो क्या होगा, +0। तो +0 तो साइन x का cos x और +4 का डेरिवेटिव +0 तो cos x +0 क्या होगा, फिर आएगा cos x। तो cos x का फिर इंटीग्रेशन साइन x। अगर आप प्लस सी ऐड नहीं करते हैं तो फिर वो कांस्टेंट ऐड है, इस बार तो ऐड है, तो ऐड है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, है ना। क्योंकि आंसर तो हर परिस्थिति में वही आ रहा है, ऐड कर भी देते हैं कांस्टेंट फिर भी cos साइन x आ रहा है आंसर। लेकिन इसी कारण से कांस्टेंट ऐड है कि ऐड नहीं है, इसीलिए हम क्या लगा दिए, प्लस सी। अब आपका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोनों को मिक्स करके। जैसे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस cos x प्लस 3। इसमें वेरिएबल भी हो गया, ट्रिगो का क्वेश्चन हो गया, कांस्टेंट आ गया, तीनों आ गया। अब सबसे पहले आप डेरिवेटिव जो सीख कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², cos x का डेरिवेटिव आप जानते हैं माइनस साइन x प्लस 3 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो इस तरह से 3x² माइनस साइन x, ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। अब हम यहाँ से क्या करेंगे,
एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए dy रखिए, dx को उस साइड भेजिए, तो 3x² माइनस साइन x dx। ठीक है, अब इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इंटीग्रल ऑफ उसका साइन लगा देंगे। तो 1 dy का क्या हो गया, y। कैसे आ रहा है ये हम आपको तो बाद में सिखाएंगे बोले हुए हैं। अब y इक्वल टू dx, आपको जितने टर्म्स हैं, जैसे डेरिवेटिव में जितने टर्म्स होते थे सब में dy/dx लगाते थे, उसी तरह से इसमें जितने टर्म्स होंगे उसमें ये साइन लगाएंगे, इंटीग्रल साइन लगाएंगे और कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग, आगे लेते हैं। तो कांस्टेंट को आगे ले लीजिए और इंटीग्रल ऑफ x² और फिर उसका ऑपरेटर dx माइनस फिर साइन का लगाना है तो साइन का इंटीग्रल ऑफ साइन x फिर ऑपरेटर dx हो गया। अब 3x² का क्या होता है, एक पावर हम लोग ऐड करेंगे 2 + 1 3 और जो ऐड करेंगे वही नीचे आता है 3। मतलब कैसे आता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो x² का क्या हो गया, x³/3 माइनस साइन x का हो गया माइनस कॉस x। तो माइनस कॉस x तो डबल माइनस तो प्लस कॉस x, और इंडिफिनिट का क्वेश्चन है इसलिए हम क्या लगाएंगे, +c। देखिए आपका जुटा हुआ है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये तो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन यहाँ से देगा, क्वेश्चन आपका कहाँ से देगा, यहाँ से। तो जब आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन में यहाँ से देगा तो आपका मूल फंक्शन क्या था ये आप कैसे पता कर सकते हैं। तो मूल फंक्शन में कांस्टेंट ऐड था कि कांस्टेंट ऐड नहीं था, इसीलिए हम लोग क्या लगा दिए यहाँ पर, +c। क्लियर हो गया होगा आपको कि +c हम क्यों लगाते हैं। तो अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इसलिए आप अब याद रखिए +c लगाते हैं, इस तरह से नहीं लगाइएगा तो आपका गलती समझा जाएगा। तो इक्वल टू 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से आंसर आया y इक्वल टू x³ प्लस कॉस x, x³ प्लस कॉस x और प्लस c, कांस्टेंट के बदले में +c। तो इस तरह से आप समझ गए कि हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रैंड क्या है, रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं, +c क्यों लगाते हैं, सारे बात की जानकारी आपने इस इंट्रोडक्शन क्लास में ले लिया है इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अब मैं जो आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आपका होगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो फार्मूला हम लेंगे उसमें और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये कैसे आया y, ये कैसे x² का x³/3 हो गया इंटीग्रेशन, तो ये सब चीज़ हम लोग उस वीडियो में सीखेंगे। तो आप उस वीडियो को देखिएगा इसके बाद तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से ये प्रोसेस बनता है, मतलब इंटीग्रेशन हम किस तरह से करते हैं। आपके साथ अभी तो मैंने थोड़ा सा ये रिवर्स प्रोसेस सिखाया और +c क्यों आ रहा है इसके बारे में दी जानकारी दी, लेकिन ये x² का x³/3 कैसे आ गया ये तो फार्मूला के आधार पर है। तो इस फार्मूला से सारे जानकारी हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बात अवश्य कहेंगे कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं जो आपके बाद जो कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपको सबसे पहले मिले और अपने एक्सरसाइज को आप इजी पूर्वक समझ जाएं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास 12। तो इसलिए आप इस बात को समझिए और अभी जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपको इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में।